हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो जैसा कि आपने अपनी पिछली वीडियो में समझा था कि ऋण पत्रों का जो शोधन होता है वो उसका अर्थ क्या होता है और ये कैसे होता है, कितनी विधियों द्वारा इसका शोधन किया जाता है। तो क्योंकि हर विधि जो है, टोटल हमने 5 विधियाँ पढ़ी थी, ठीक है। तो हर विधि में जो शोधन होता है उसके लिए जो लेखा होता है वो अलग तरीके से होता है, यानी कि जो जर्नल एंट्री होती है वो अलग तरीके से होती है। तो आज की और आगे की कुछ वीडियोज़ में हम लोग हर एक विधि के आधार पर जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो देखेंगे और साथ में ही उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ऋण पत्रों के शोधन का वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पहली विधि, जो कि है एक मुश्त भुगतान विधि द्वारा ऋण पत्रों का शोधन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसके आधार पर जर्नल एंट्री कौन कौन सी की जाती है। तो जब हम लोग बात करते हैं एक मुश्त भुगतान विधि की, तो इसके अंतर्गत 2 तरीके से जो होता है वो ऋण पत्रों का शोधन होता है। एक तो पूंजी में से शोधन होता है और दूसरा होता है लाभों में से शोधन। तो पहला जो है पूंजी में से शोधन, इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के चालू साधन है, ठीक है, यानी कि जो कंपनी कार्यशील पूंजी है, जो कंपनी के निरंतर संचालन में मदद करती है, उसमें से वो जो है वो पैसा निकाला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कंपनी की जो कार्यशील पूंजी है उसमें कमी आती है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 के द्वारा कंपनी जो एक मुश्त भुगतान विधि है वो पूंजी में से उसका शोधन करना प्रतिबंधित है। यानी कि जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 है ये मना करती है पूंजी में से भुगतान करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी पर विपरीत असर पड़ता है, ठीक है। हालांकि अगर जो चाहे अगर कंपनी तो जो शुद्ध रूप से यानी कि टोटल जो ऋण पत्र की वैल्यू है उसका पूरा का पूरा भुगतान पूंजी में से नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जितने निर्गमित ऋण पत्र हैं उनके मूल्य का कम से कम 10% हिस्सा जो है उसका शोधन लाभों में से होगा, और जिसके लिए ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाया जाएगा, ये करना अनिवार्य। उसके बाद का हिस्सा जो है वो चाहे लाभों में से चाहे पूंजी में से शोधनीय है। देखिए इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहली बात कि कंपनी अधिनियम जो है वो पूंजी में से शोधन पर रोक लगाती है, ठीक है। कहती है, ये बोलती है कि टोटल भुगतान जो है ऋण पत्रों का वो पूंजी में से नहीं किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए बोलती है कि कम से कम 10% जितना हमें भुगतान करना है उसका 10% कम से कम लाभों में से निकाल लो, ठीक है, लाभों में से ले लो। उसके बाद जो 90% और भुगतान करना है उसके लिए अगर कंपनी चाहे तो वो चाहे वो 90% हिस्सा पूंजी में से भुगतान करे या फिर बाकी वो भी लाभों में से भुगतान करे, ये कंपनी के ऊपर है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा भुगतान पूंजी में से नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इसके नियम है पूंजी में से शोधन के। अब जब कंपनी पूंजी में से शोधन करती है तो उस कंडीशन में जो जर्नल एंट्री होती है पहले हम लोग उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाभों में से शोधन कैसे होता है। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री है। अगर सम मूल्य पर शोधन हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग डिबेंचर अकाउंट को डिबेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ड्यू करते हैं अमाउंट, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर को भुगतान करने के लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, प्रीमियम पे भुगतान हो सकता है। तो प्रीमियम पे भुगतान होगा तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फिर उसके बाद क्या होगा, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हम लोग कर देंगे। तीसरा है छूट पर शोधन, यानी कि कटौती पर भुगतान। तो इसमें क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट करेंगे टू गेन और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप छूट पर भुगतान कर रहे हैं किसी ऋण पत्र का, यानी कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, यानी कि अगर आपको 10 लाख भुगतान करना है और आप उसके कभी 99,000 ही भुगतान 9,99,000 ही भुगतान कर रहे हैं, तो 1,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। 1,000 की जो छूट मिली वो आपके लिए क्या होगी, प्रॉफिट होगी। तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम लोग दिखाते हैं टू गेन और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और लास्ट में डिबेंचर होल्डर्स को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जब भी पूंजी में से शोधन होता है तो सम मूल्य, प्रीमियम या फिर छूट के आधार पर पहली जर्नल एंट्री होती है जो कि अमाउंट ड्यू की होती है, और दूसरी जर्नल एंट्री होती है पेमेंट करने की, जो कि तीनों ही कंडीशन में सेम है, ठीक। तो ये तो हो गया पूंजी में से जब शोधन होता है। अब आइए देखते हैं लाभों में से शोधन होता है तो क्या कंडीशंस बनती है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन लाभों में से करती है तो वो केवल उन्हीं ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के अंतर्गत निर्गमित किए गए, यानी कि इस धारा के अंतर्गत जो ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं उनका शोधन कंपनी अपने लाभों में से कर सकती है। और अब क्योंकि कंपनी लाभ में से पैसा निकालेगी तो उस पैसे को वो कहाँ पर, किस में ट्रांसफ़र करेगी, तो ऋण पत्र शोधन संचय खाते में ट्रांसफ़र करती है, ठीक। लाभ में से पैसा निकाला जाता है ऋण पत्रों के शोधन के लिए, और उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो इसमें जो राशि डाली जाती है, इस संचय या कोष में जो राशि डाली जाती है उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऋण पत्रों के शोधन में कर सकती है, उसके अलावा उसका यूज़ और कहीं पे भी नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद है कि जो ऋण पत्र शोधन संचय है उसमें आप चाहें तो पूरा 100% जो ऋण पत्र की वैल्यू उतना राशि जमा कर सकते हैं, और अगर नहीं 100% करें तो कम से कम आपको 10% जो है वो ऋण पत्र शोधन संचय में जमा करना आवश्यक है। यानी कि अगर आपको 10 लाख रुपए का भुगतान करना है ऋण पत्रों का, तो कम से कम 1 लाख रुपए आपके ऋण पत्र शोधन संचय में होने चाहिए। अगर आपके पास है तो आप पूरा 10 लाख का इंतजाम कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम 1 लाख रुपए होना आवश्यक है। उसके बाद है
कि जो ऋण पत्र परिपक्व हो रहे हैं, यानी कि जिनके भुगतान का टाइम आ गया है, उनकी राशि का जो 15% है वो विनियोजित या जमा करना होता है। कब? परिपक्वता से 1 वर्ष पहले। यानी कि जैसे 2021 में हमें कुछ ऋण पत्रों का भुगतान करना है, ठीक है, तो 2020 में ही उन ऋण पत्रों के मूल्य का 15% हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतिभूति में विनियोजित करना होता है, यानी कि इन्वेस्ट करना होता है या फिर जमा करना होता है। ठीक है, कितनी राशि? 15%, कम से कम 15%, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये परिपक्व हो रहे हैं, यानी कि जब इनका भुगतान करना है, उससे 1 वर्ष पहले ये काम होना चाहिए। और इस राशि का, यानी कि ये जो विनियोग की गई राशि है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? तो सिर्फ और सिर्फ ऋण पत्रों के भुगतान के लिए होगा और किसी उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लास्ट है कि कंपनी संशोधन नियम 2019 जो थी, इसके अनुसार किसी भी सूचीकृत कंपनी, यानी कि जो लिस्टेड कंपनी होती है, उसको ऋणपत्र शोधन संचय बनाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि जो भी अनलिस्टेड कंपनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ वही ऋणपत्र शोधन संचय बनाएंगी। बाकी जो लिस्टेड कंपनी है उसे को ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया होगा कि कंपनी सूचीकृत है या नहीं। अगर सूचीकृत है तो हम ऋणपत्र शोधन संचय नहीं बनाएंगे, और अगर नहीं है तो बनाएंगे। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये हमें चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो कि हम लोग को क्लियर करने थे। अब देखते हैं कि लाभों में से शोधन होने पर जर्नल एंट्री कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये किस चीज़ की जर्नल एंट्री है? तो जो 15% हम लोग को ऋणपत्र के मूल्य का 15% जो हम लोग को विनियोजित करना था, यानी कि इन्वेस्ट करना होता है ऋणपत्र के भुगतान के 1 साल पहले, सबसे पहले हम लोग उसके लिए एंट्री ये करते हैं। जैसे लिखा है ना, बैंक इन्वेस्टमेंट परचेस्ड एट 15% अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। यानी कि जैसे कि 2021 में ये 31 मार्च 2021 को इनका भुगतान करना है, तो 2020 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल को हमें सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये एंट्री करनी होगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट करना होगा कितना, जितना हमें पेमेंट करना है उसके 15% अमाउंट का। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जिस टाइम पे हमें भुगतान करना है, जैसे 31 मार्च 2021 को भुगतान करना है, तो सबसे पहले हम उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, बेच देंगे। इनकैस्ट मतलब क्या हो गया कि बेच रहे हैं और उससे हम लोग नकद ले रहे हैं, तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, उसके बाद फिर उसी डेट पे क्या होगा कि जो लाभ है, लाभ में से जो 10% है हम लोग किस में ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। किसका 10%? तो जितना हम लोग को ऋणपत्र का भुगतान करना है उसका 10%। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि ऋणपत्र शोधन संचय खाता। तो जैसे अगर हमें 10 लाख का भुगतान करना है तो 1 लाख रुपये हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि ऋणपत्रधारियों के अकाउंट में उनकी जो राशि उनको देनी है वो ट्रांसफ़र करेंगे। और ये हमारा कैसे होगा कि अगर हम लोग सम मूल्य पे कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हो जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। या फिर अगर कटौती पे करेंगे तो हो जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये तीनों में से ही जो भी कंडीशन में हमारे ऋणपत्रों का भुगतान होगा उस एंट्री को हम लोग वहाँ पर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पेमेंट हम लोग कर देंगे उसकी। और सबसे लास्ट में एंट्री करेंगे जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हम लोगों ने बनाया था उसका जो भी बैलेंस होगा, यानी कि उसमें जो भी राशि होगी उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक, तो ये टोटल 6 एंट्री होती है और ये 6 एंट्री एक के बाद एक करके, जैसे हमने अभी यहाँ पे सीरियल वाइज आपको समझाया है, वैसे ही की जाती है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग एक तो क्वेश्चन इस रिलेटेड लगा लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड, क्या है कि 31 मार्च 2021 को वाई लिमिटेड, जो कि एक असूचीकृत कंपनी यानी कि अनलिस्टेड कंपनी है, उसने 50 लाख रुपए के 8% ऋणपत्र 10% प्रीमियम पर शुद्ध रूप से लाभ में से शोधन कर दिए। यह भी निश्चय किया कि आवश्यक राशि ऋणपत्र शोधन विनियोग खाते में विनियोजित की जाए। ऋणपत्रों के शोधन हेतु आवश्यक योजनाबद्ध प्रविष्टियाँ हमें करना है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे बताया है कि 10% प्रीमियम पर 50 लाख रुपए के ऋणपत्रों का शोधन होना है, यानी कि हुआ है। कब हुआ है? 31 मार्च 2021 को। और इसके लिए हमें विनियोग ऋणपत्र शोधन विनियोग खाते में भी आवश्यक राशि जमा करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी। तो सिंपल सा इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जनरल एंट्री हम लोग करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम आपको बताएं किसकी एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट करने की। और ये इन्वेस्टमेंट कब होता है? जब हमें भुगतान करना है ऋणपत्र का उसके 1 साल पहले। तो ऋणपत्र का भुगतान 31 मार्च 2021 को हो रहा है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 31 मार्च 2020 को, या फिर आप कह सकते हैं 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, आगे पीछे का डेट है तो एक दिन आगे पीछे का आप कोई भी डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो 2021 को भुगतान हो रहा है, तो 2020 में हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे। तो 8% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो हमें भुगतान करना है 50 लाख।
ठीक है। 50 लाख ऋणपत्र 50 लाख रुपए हमें ऋणपत्रों का भुगतान करना है, तो 50 लाख का 15% कितना होगा, 7,50,000 रुपये। तो ये हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर हमें भुगतान करना है ऋणपत्रों का 2021 मार्च 31 को, तो उसी दिन हम लोग सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो जस्ट अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,50,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। तीसरी एंट्री हमने आपको बताई थी कि प्रॉफिट जो प्रॉफिट है उसमें से हम लोग जितना हमें भुगतान करना है ऋणपत्र का उसका 10% ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो हमें भुगतान करना है 50 लाख रुपए का, तो 50 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख रुपए। तो हम लोग यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 5 लाख रुपए दिखा देंगे। चौथी एंट्री जो होगी वो क्या होगी कि हमें भुगतान करना है डिवेंचर होल्डर्स को कितना भुगतान करना है, यानी कि अमाउंट ड्यू होने की एंट्री होगी। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे भुगतान हो रहा है तो एंट्री होगी 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर होल्डर्स। हमें देना है 50 लाख रुपए डिवेंचर की वैल्यू है, 50 लाख का 10% कितना प्रीमियम हो गया, 5 लाख रुपए प्रीमियम, यानी कि टोटल डिवेंचर होल्डर को हमें कितना देना है, 55 लाख रुपए देने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर पेमेंट कर देंगे। तो 8% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे 55 लाख रुपए। और लास्ट में हम आपको बताए थे कि जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस होता है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बैलेंस है, सिर्फ ये 5 लाख रुपये बैलेंस है। तो वही 5 लाख रुपये हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पूरा एक के बाद एक पूरी एंट्री हो गई। और क्योंकि कंपनी असूचीकृत थी, अनलिस्टेड थी, तो हम लोगों ने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यहाँ पर खोला था। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो एक लिस्टेड कंपनी का यानी कि सूचीकृत कंपनी का, तो उसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक्स लिमिटेड जो कि एक सूचीकृत कंपनी है उसने 100 रुपये प्रत्येक वाले 8,000 10% ऋणपत्रों को 1 अप्रैल 2021 को 5% प्रीमियम पर भुगतान करने का निर्णय किया। कंपनी के ऋणपत्र शोधन कोष खाते में 2 लाख रुपए का जमा शेष है पहले से, और यह भी निश्चय हुआ कि आवश्यक राशि ऋणपत्र शोधन विनियोग खाते में विनियोजित की जाए। कंपनी अपने खाते 31 मार्च को प्रतिवर्ष बंद करती है। उपयुक्त ऋणपत्रों का शोधन करने के लिए क्या प्रविष्टियाँ की जाएंगी, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन रहेगी। सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग को डिबेंचर्स का भुगतान कब करना है, 1 अप्रैल 2021 को। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले करेंगे। कब करेंगे, 1 अप्रैल 2020 को या फिर 31 मार्च 2020 को करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना करेंगे, तो 8 लाख रुपये हमें भुगतान करना है। जो फेस वैल्यू है हमारे ऋणपत्र की 8,000 ऋणपत्र है 100 रुपये वाले, तो टोटल हमें 8 लाख भुगतान करना है। तो 8 लाख का 15% हमें विनियोग करना है। तो 8 लाख का 15% कितना हो गया, 1,20,000। ये हम लोगों ने विनियोग कर दिया। अब जिस वर्ष हमें अपने ऋणपत्र का भुगतान करना है उसी वर्ष हम लोग क्या करेंगे, अपने उस विनियोग को इन कैश करेंगे, यानी कि नकद ले लेंगे उसको बेच करके। तो 2021 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जाएगा, 1,20,000 हमें कैश में मिल गए। अब क्योंकि कंपनी सूचीकृत है यानी कि लिस्टेड कंपनी है, और हमने अभी आपको बताया था कि सूचीकृत कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो 10% प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में वो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। उस स्टेप को हम लोग कैंसिल करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। तो उसके आगे हम लोग क्या करते थे कि जो हमें पेमेंट करना है यानी कि जो अमाउंट ड्यू हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर भी पेमेंट जो है वो प्रीमियम पर है, तो एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। 8 लाख डिवेंचर्स की वैल्यू है, 5% प्रीमियम, तो 8 लाख का 5% कितना हुआ, 40,000 का प्रीमियम। टोटल पेमेंट कितना होगा, 8,40,000। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को 8,40,000 का पेमेंट कर देंगे। अब क्योंकि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफर ही नहीं किया है, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की भी एंट्री नहीं होगी, यानी कि 2 एंट्री यहाँ पर अगर कंपनी लिस्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एंट्री जो हमारी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड है वो दोनों ही एंट्री नहीं होगी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन के आधार पर हमारा जो एक मुश्त भुगतान विधि है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग दूसरी विधि जो कि हमारी वार्षिक किस्त विधि है उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।